हेलो स्टूडेंट, हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद पोस्ट मेंडलिज्म का पार्ट शुरू किया और पोस्ट मेंडलिज्म में हमने पहला टॉपिक जीन इंटरेक्शन, जीन अंतःक्रियाएं पढ़ा और जीन अंतःक्रियाएं ही हमारा टॉपिक चल भी रहा है। इसमें हमने दो भाग किए हैं, एलीलिक जीन अंतःक्रियाएं और नॉन एलीलिक जीन अंतःक्रियाएं, जिसमें हमने पहले एलीलिक जीन इंटरेक्शन शुरू की। एलीलिक जीन इंटरेक्शन का पहला इंटरेक्शन अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमारा पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। एलीलिक इंटरेक्शन का अगला एक और इंटरेक्शन लेते हैं, सप्रभाविता, कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में कुछ आधारभूत चीजें एक जैसी लगती हैं। दोनों ही मेंडल के प्रभाविता के सिद्धांत का अपवाद हैं और प्रभाविता को जब मेंडल के बाद आगे अध्ययन किया गया तो जैसा कि मैंने कहा कि कोरेंस को अपूर्ण प्रभाविता मिला, तभी उन्होंने प्रभाविता को नियम नहीं माना। फिर आगे चल करके हमें सप्रभाविता का एक और अपवाद मिला। जैसा कि हमने कहा था कि एक लक्षण के आमतौर पर दो स्वरूप होते हैं, उनमें से एक स्वरूप प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इन दो स्वरूप में भी कोई शुरू से ये दोनों नहीं थे। हर लक्षण के भले आज आपको दो स्वरूप या दो से ज्यादा स्वरूप मिलते होंगे, लेकिन शुरुआत में अगर हम देखें तो लक्षण का एक ही स्वरूप था जब उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो उत्पत्ति के समय लक्षण का एक स्वरूप और वो स्वरूप जिस जीन से बनता था वो उसका अलील कह सकते हो और वो उसको ओरिजिनल अलील कहते हैं और रूपांतरित अलील बताया था। फिर उसके अंदर होते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये आगे बढ़ते हैं तो म्यूटेशन होते हैं और म्यूटेशन से कई बार अप्रभावी, हानिकारक, काम नहीं करने वाले अलील बन जाते हैं और इसीलिए एक प्रभावी तो दूसरा उसकी तुलना में अप्रभावी कहा जाता है। ठीक है, म्यूटेशन से इस तरह से नए अलील बनते हैं। हमने वैसे प्रभाविता के कंसेप्ट में भी आपको बताया था कि जो ओरिजिनल अलील है, जो हमारा अरूपांतरित अलील है, वो क्रियाशील है, उसे प्रभावी माना जाता है और जब उसमें म्यूटेशन होता है तो आमतौर पर वो क्रियाशील नहीं रहता और वो अप्रभावी कहा जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता और कभी कभी म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप जो नया अलील बना वो भी क्रियाशील होता है, वो भी काम करता है। हालांकि वो जो पहले वाला अलील है उससे अलग काम करता है, लेकिन काम वो भी करता है। और आमतौर पर हमने कहा था कि जो फंक्शनल अलील होते हैं, जो कार्य करते हैं, वो प्रभावी कहे जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि किसी लक्षण का एक ओरिजिनल स्वरूप है, ओरिजिनल अलील है, वो प्रभावी, वो काम कर ही रहा है। म्यूटेशन से एक नया अलील बना, वो भी क्रियाशील है, वो भी काम कर रहा है। ठीक है, जब इन दोनों को हम एक साथ ले आते हैं, मान लो विषम युग्म अवस्था में दोनों अलील एक साथ आ गए, तो देखने में आता है कि दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं तो एक ही जीव में एक ही लक्षण के दो स्वरूप एक साथ दिखते हैं। हालांकि उन दोनों स्वरूप में कोई मिश्रण नहीं होता, लेकिन दोनों स्वरूप साथ साथ दिखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए जो नया अलील म्यूटेशन से बना वो भी काम कर रहा है, दूसरे की उपस्थिति में भी काम कर रहा है और उसका भी स्वरूप आ रहा है, पहले वाले का भी आ रहा है, तो हम इन दोनों को अप्रभावी कहते हैं। अब यहाँ अप्रभावी कोई है ही नहीं, क्योंकि प्रभाविता अप्रभाविता तुलना है, दो में से जो बेहतर है वो प्रभावी है। लेकिन अगर दोनों बराबर समान रूप से काम कर रहे हैं तो फिर दोनों को प्रभावी कहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब एक लक्षण के दो अलील हैं, दोनों क्रियाशील हैं, दोनों बराबर काम कर रहे हैं, दोनों बराबर एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो फिर हम दोनों को प्रभावी कहते हैं। और वो दोनों जब साथ आते हैं तो एक ही जीव में एक ही लक्षण के दो स्वरूप एक साथ दिखाई देते हैं। इसी काम को हम सप्रभाविता कहते हैं। प्रभाविता का मेंडल का यहाँ जो सिद्धांत था वो फेल हो गया। मेंडल ने अपने प्रभाविता के सिद्धांत में कहा था कि F1 पीढ़ी या संतति में पेरेंट का, पैतृकों का कोई एक स्वरूप आता है और जो स्वरूप आता है वो प्रभावी कहा जाता है। अपूर्ण प्रभाविता आया तब देखा गया कि यहाँ पर तो F1 पीढ़ी में दोनों ही पेरेंट में से किसी का स्वरूप नहीं आता और दोनों के बीच का आ जाता है, देखने में मिश्रण सा लगता है। तो अब हम सप्रभाविता में क्या कहेंगे कि F1 पीढ़ी में दोनों ही पेरेंट के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कोई मिश्रण नहीं होता, कोई मध्य का स्वरूप नहीं बनता और यही अंतर है अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में। अपूर्ण प्रभाविता में जहां पीढ़ी या संतति जो है वो दोनों ही पैतृकों के बीच की बनती है, मिश्रण दिखता है, वहीं पर सप्रभाविता में बीच की नहीं बनती, वो दोनों के जैसी दिखाई देती है। इसको सप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, हमने अपूर्ण प्रभाविता में तो बाद में जाकर कहा कि ये दरअसल मात्रात्मक लक्षण है, इसलिए बीच के दिखते हैं। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मात्रात्मक लक्षण नहीं है, गुणात्मक लक्षण है सामान्य रूप से। और एक जीव में एक ही लक्षण के दो दो स्वरूप बिना किसी मिश्रण के साथ साथ दिखेंगे। तो सप्रभाविता, कोडोमिनेंस जिसको हम कहते हैं, ये मेंडल के प्रभाविता के सिद्धांत का एक और अपवाद है
अगर मैं इसको परिभाषित करूं तो इसमें किसी लक्षण के दोनों अलील समान रूप से प्रभावी होते हैं, अतः विषमयुग्मी अवस्था में दोनों अलील साथ साथ प्रदर्शित होते हैं। यही वो जगह है जहां आपको पता चलेगा कि ये प्रभावी है या सप्रभावी। दोनों अलील साथ साथ प्रदर्शित होते हैं और दोनों का लक्षण जीव में साथ साथ दिखाई देगा। ठीक है, दोनों साथ साथ दिखाई देंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोनों लक्षण साथ साथ आएंगे, लेकिन इनमें लक्षण का कोई मध्यम स्वरूप, बीच का कोई स्वरूप नहीं आता, किसी तरह का कोई मिश्रण नहीं होता। अर्थात F1 पीढ़ी की संततियां दोनों ही पैतृकों के समान होती हैं। तो ये तो है कोडोमिनेंस की एक आधारभूत परिभाषा। हम अपूर्ण प्रभाविता से सप्रभाविता को कैसे भिन्न करें, ये ध्यान रखना है। बहुत आसान है पहचानना। अगर दोनों पेरेंट से संतति बीच के लक्षण वाली दिख रही है तो वो कहा जाएगा अपूर्ण प्रभाविता में, और अगर संतति दोनों ही पेरेंट के समान है तो वो सप्रभाविता हो जाएगी। ठीक है, सप्रभाविता के भी उदाहरण मिलते हैं और सप्रभाविता कोई विरल कार्य नहीं है, बहुत कॉमन है और कई सारे एग्जाम्पल में हमें मिलता भी है। सप्रभाविता का अगर मैं उदाहरण देखूं तो एक उदाहरण हमें मवेशियों में मिलता है, उनके बालों का, उनकी त्वचा का रंग। अक्सर आप देखें जो गाय वगैरह होती हैं और भी दूसरे जंतु होते हैं, उनमें आप देखिए उनकी जो स्किन कलर है, कई बार आप देखिए वो दो दो कलर के होते हैं। ठीक है, एक ही में दो दो कलर हैं, ब्लैक कलर है, व्हाइट के भी पैचेस में स्पॉट है। तो अब दो कलर हैं, ब्लैक है, व्हाइट है, किसी में रेड और व्हाइट हो सकता है। कई जंतु ऐसे हैं जिनमें दो दो कलर है। अब वहां ये देखा गया कि जब एक समयुग्मी ब्लैक कैटल का, मवेशी का क्रॉस व्हाइट से किया गया तो F1 पीढ़ी में रोन कैटल आता है, हिंदी में कहते हैं चितकबरा। चितकबरा मतलब जहाँ दो कलर एक साथ हों, बिखरा हुआ, ऐसे ही चकतों के फॉर्म में, स्पॉटेड फॉर्म में। आप देखिए मिश्रण नहीं हुआ, ब्लैक और व्हाइट के मिश्रण से ग्रे बनता वो नहीं बना, बल्कि उसमें कुछ हिस्सा ब्लैक है, कुछ हिस्सा व्हाइट है। जहाँ ब्लैक है वो पूरा ब्लैक है, जहाँ व्हाइट है वो पूरा व्हाइट है, मिक्स नहीं हुआ, दोनों कलर एक साथ दिख रहे। तो ऐसे में ब्लैक कलर को और व्हाइट कलर को दोनों को समान रूप से प्रभावी माना जाएगा और ये सब प्रभाविता होगी। ऐसे में अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमें कैसे क्या करना है, हम अगर मैं इनके जीनोटाइप लिखे हैं तो अब मैं इसको B1 लिखूंगा तो इसको मैं B2 कर देता हूं, क्योंकि अप्रभावी तो कोई है ही नहीं। और ये रोन जब आएगा तो ये विषम युग्मी B1 B2 हुआ, तो B1 भी एक्सप्रेस हुआ, B2 भी एक्सप्रेस हुआ, दोनों कलर आए, चितकबरा बन गया। ठीक है, इस तरह से F1 पीढ़ी दोनों के समान दिखाई देगी। अब अगर अपन इससे आगे F2 पीढ़ी पर चलें, F2 पीढ़ी के लिए हम स्वपरागण करते हैं, बट ये पौधे नहीं है, ये तो जंतु हैं। ठीक है, जंतुओं में परागण तो होता नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंतः प्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग। जंतु जो है एक लिंगी जीव होते हैं, पौधों की तरह द्विलिंगी नहीं है, तो यहाँ पर नर और मादा अलग अलग होंगे। ठीक है, नर रोन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये B1 B2 और ये भी B1 B2 ऐसे होगा। इनके मध्य क्रॉस होगा, ये स्वपरागण या इनब्रीडिंग के समान है। बात वही है, पौधों में हम स्वपरागण करते थे, जंतुओं में हमें नर जंतु मादा जंतु अलग अलग लेना पड़ेगा। दोनों रोन ले ली, दो रोन का क्रॉस करना मतलब वही स्वपरागण जिसका इनब्रीडिंग हो गया। अब इसका अगर हम F2 पीढ़ी बनाए, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर F2 पीढ़ी में मेंडेलियन रेशो से क्या कुछ भिन्नता आएगी या नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर दो दो प्रकार के गेमेट बन गए, B1 B2 B1 B2। और F2 पीढ़ी में अगर मैं सारे संगठन बनाता हूँ तो ये एक बना B1 B1, फिर ये दूसरा बना B1 B2, फिर ये तीसरा बनेगा B1 B2 और ये चौथा B2 B2 ऐसे। अब आप देखिए ये तो क्या हुआ, इसको हम ब्लैक कहेंगे क्योंकि हमने B1 ब्लैक लिया था। B1 B2 ये दोनों जो आएंगे ये आएंगे रोन और B2 हो जाएगा व्हाइट। ये हो गई हमारी F2 पीढ़ी। ये एक आया, ये दो आए और ये एक आया, तो क्या रेशो बना, 1:2:1। मतलब लक्षण प्रारूप फिनोटिपिक रेशो या जीनोटिपिक रेशो दोनों ही रेशो समान आए, 1:2:1। ठीक है, अगर याद कीजिए अपूर्ण प्रभाविता की बात करें तो अपूर्ण प्रभाविता में भी तो यही रेशो आया था। तो अनुपात की जहां तक बात है तो अनुपात तो वही आ रहा है 1:1। यहाँ पर देखिए फिर कौन सा रेशो बदला, अंतःक्रियाओं में फिनोटिपिक रेशो बदलते हैं, जीनोटिपिक रेशो नहीं बदलते हैं, ये मैं बता चुका हूँ।
तो देखिए मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो 1:1 ही आया, अपूर्ण प्रभाविता हो सप्रभाविता हो जीनोटिपिक रेशियो 1:1 ही आ रहा है। ठीक है, मेंडल के केस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया, अपूर्ण प्रभाविता में वो 1:1 हो गया और सप्रभाविता में भी फिनोटिपिक रेशियो 1:1। अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता के F2PD के अनुपात समान रहेंगे 1:2:1। समझ में आ गई बात? ठीक है, 1:1 रहेगा। तो रेशियो तो वही रहेगा, लेकिन अंतर क्या है कि ये विषम युग्मी अवस्था में अगर अपूर्ण प्रभाविता होती तो एक बीच का मध्यम लक्षण आता, यहाँ ऐसा नहीं, ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको सप्रभाविता जब भी पूछा जाए तो उदाहरण ध्यान रखने हैं और इनका रेशियो ध्यान रखना है। दोनों अलील समान रूप से बराबर काम करते हैं, दोनों ही प्रभावी माने जाते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं। अन्य एग्जाम्पल में मानव के मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। मानव में AB रक्त समूह, मानव में रक्त समूह का लक्षण, अभी आगे हम मल्टीपल अलील अगला इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज और भी डिटेल से आएगी। ठीक है, तो मानव में AB ब्लड ग्रुप, मानव में ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं पहले तो जरा हम ये ध्यान रखें। तो मानव में ब्लड ग्रुप जो हैं, अब हो सकता है आपने थोड़ा आगे पढ़ा भी हो कि मानव में RBC की सतह पर कई प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। और बात सिर्फ RBC पर ही नहीं है, अगर आप सेल पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर कोशिका की बाहरी सतह, कोशिका झिल्ली के बाहर एंटीना की तरह निकले हुए रहते हैं कुछ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा जो प्रोटीन और लिपिड से जुड़ा रहता है। और ये जो एंटीना की तरह से निकले हुए हैं हर कोशिका के बाहर, ये उनके एंटीजन कहलाते हैं। तो हर कोशिका पर एंटीजन होते हैं, RBC पर भी बहुत सारे एंटीजन हैं। अच्छा, इन कई कोशिकाओं के एंटीजन को पहचाना भी जाता है और इन ये पहचान में काम आती है आपस में। साथ में इन एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर में कई बार, क्योंकि देखिए शरीर में अगर कोई बाहरी कोशिका आ गई तो उसको पहचानेंगे कैसे? अगेन उसके चारों तरफ जो एंटीजन है उसी से, और उस एंटीजन से पहचान करके उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाते हैं और वो एंटीबॉडी इस एंटीजन को और इस कोशिका को नष्ट कर देती है। ये हमारा एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो RBC की सतह पर भी कई प्रकार के एंटीजन है, पहले तो ये ध्यान रखना। उनमें से, ठीक है, उनमें से 2 पर्टिकुलर एंटीजन, जिसमें से एक को A एंटीजन कहा गया और एक को B एंटीजन कहा गया है। ठीक है, इन एंटीजन के आधार पर रक्त समूह बनाया गया, क्योंकि उसके विरुद्ध भी कुछ दिक्कतें आती हैं, वो हम ब्लड ग्रुप में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास में एक जीन है I, और उस I जीन के अलील है, एक IA है और एक IB है और एक IO है। ये सब डिटेल मल्टीपल अलील में वैसे आएगा। ठीक है, IA अलील जो होता है वो RBC की सतह पर A प्रकार का एंटीजन बनाता है। IB है वो B प्रकार का एंटीजन है। ये A और B तो हमने नाम रखे हुए हैं। ठीक है, तो IA अलील A एंटीजन बनाता है, कार्य कर रहा है, प्रभावी है। IB अलील B एंटीजन बनाता है, ये भी काम कर रहा है, प्रभावी है। एक और होता है IO, वो कोई एंटीजन नहीं बनाता, वो अप्रभावी है। अब आप देखिए यहाँ पर जब IA और IB ये दोनों जब साथ आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि A एंटीजन भी बनेगा और B एंटीजन भी बनेगा। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ब्लड ग्रुप और भी कई तरह के हैं, लेकिन इस उदाहरण में आप देखिए 2 अलील हैं, दोनों क्रियाशील हैं, दोनों के एंटीजन बन रहे हैं, रक्त समूह कहलाता है AB ब्लड ग्रुप। हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप हैं, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप। उसमें से AB ब्लड ग्रुप में 2 एंटीजन है, A एंटीजन भी और B भी है, क्योंकि ये दोनों काम करते हैं। तो रक्त समूह में चारों नहीं, केवल AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो सप्रभाविता दर्शाता है। बाकी ब्लड ग्रुप के बारे में ज्यादा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों अलील काम करते हैं, दोनों एंटीजन बनाते हैं RBC की सतह पर, ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप बनता है, ये भी सप्रभाविता का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ही RBC की सतह पर और भी कई तरह के एंटीजन है। ठीक है, RBC की सतह पर एंटीजन से हमारे रक्त समूह बनते हैं। अब हम आमतौर पर AB और रक्त समूह पढ़ते हैं, जिसमें 4 ब्लड ग्रुप हैं, AB और O, और कई बार हम मान लेते हैं ये हमारे ब्लड ग्रुप हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मानव के अंदर तो ब्लड ग्रुप और भी कई प्रकार के, जैसे उदाहरण में लिखा मानव में MN ब्लड ग्रुप। एक्चुअली क्या RBC की सतह पर केवल A और B एंटीजन थोड़ी है, और भी बहुत सारे एंटीजन है। RH एंटीजन है, M एंटीजन है, N एंटीजन है, कई सारे नाम दे रखे। तो अलग अलग प्रकार के एंटीजन से अलग अलग तरह के रक्त समूह बने हैं। अब तक करीब 16 या 17 प्रकार की ब्लड ग्रुप सीरीज खोजी जा चुकी है मानव में। 16-17 तरह की ब्लड ग्रुप सीरीज है। जैसे ABO तो एक सीरीज है जो A और B एंटीजन पर चलती है और उसमें 4 ब्लड ग्रुप है। ऐसे एक और सीरीज है MN सीरीज। ठीक है, ऐसे RH फैक्टर अलग हैं,
तो आरबीसी पर कई तरह के एंटीजन हैं और ये ध्यान रखिएगा कि अलग अलग एंटीजन के आधार पर अलग अलग तरह के रक्त समूह बनते हैं। ठीक है, तो बाद में एक और रक्त समूह खोजा गया और अब तो खैर और भी पता चले, मैंने कहा ना 16-17 तरह के हैं। तो यहाँ पर मानव में MN ब्लड ग्रुप, यहाँ भी क्या है, एक जीन के 2 अलील हैं, एक LM है और एक LN है। LM जो होता है आरबीसी पर M एंटीजन बनाता है, LN जो है वो आरबीसी पर N एंटीजन बनाता है। ठीक है, इस तरह से ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर था IA A एंटीजन बना रहा था, IB B एंटीजन बना रहा था, और यहाँ एक IO भी होता है। यहाँ तो 2 ही अलील हैं, दोनों अलील काम कर रहे हैं। LN जो है M एंटीजन, LN N एंटीजन, ये भी आरबीसी की सतह पर कई तरह के एंटीजन। तो इससे एक MN ब्लड ग्रुप बनता है। कैसे? अब इसमें देखो कितने जीनोटाइप बनेंगे। एक बना LM, तो इसमें आरबीसी की सतह पर कौन सा ब्लड ग्रुप आया? M, सॉरी एंटीजन आया M, तो ब्लड ग्रुप भी हो गया M ब्लड ग्रुप, नाम ही M ब्लड ग्रुप हो गया। LN ये संयुग्मी अवस्था, तो ये N ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें N एंटीजन बनेगा। और जब विषम युग्मी अवस्था LM-LN आया तो M और N दोनों एंटीजन बनेंगे। और इसी स्थिति में हमें क्या दिखाई देगा? इसी में हमें सप्रभाविता नजर आएगी। तो यहाँ अब हमें सप्रभाविता दिखाई देगी। तो विषम युग्मी अवस्था में, जैसे ये भी विषम युग्मी अवस्था थी, ये भी विषम युग्मी अवस्था है। विषम युग्मी अवस्था में दोनों अलील का साथ साथ प्रदर्शित होना, कोई मिश्रण नहीं होना, दोनों लक्षण एक साथ दिखाई देना, ये तो सप्रभाविता है। हमने जितने उदाहरण लिए, चाहे पशुओं की त्वचा का रंग हो, मानव का AB रक्त समूह हो या मानव का MN रक्त समूह हो, सभी में यही चीज दिख रही है, सभी सप्रभाविता के उदाहरण हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में ज्यादा डिटेल हम अगले इंटरेक्शन में और पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ब्लड ग्रुप के बारे में छोटा सा ब्रीफ में बताया है, और दोनों अलील किस तरह से काम कर रहे हैं, एंटीजन कैसे बन रहे हैं, उसके आधार पर AB हम कोडोमिनेंस समझ पा रहे हैं। अच्छा, कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल और देखिए मानव में कोडोमिनेंस का एक और उदाहरण है मानव का ये एक रोग, सिकल सेल एनीमिया। इस रोग के बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल में ये सिकल सेल एनीमिया रोग हमारे कोर्स में है, उस पर काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी ये 2-3 जगह आएगा और आगे जाकर मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना कि मानव में एक ऐसा रोग है जिसमें मानव के आरबीसी की आकृति बदल जाती है। आमतौर पर आरबीसी बाइकॉन्केव होती है, यहाँ आरबीसी बदल जाती है हंसिया के आकार की, अर्धचंद्राकार हो जाती है। तो ये सिकल सेल एनीमिया रोग है। इस रोग से संबंधित जो जीन है उसके 2 अलील हैं, HbA और HbS। ठीक है, इसमें से HbA अलील जो है वो ओरिजिनल अलील है। वो क्या करता है? सामान्य हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में जाता है तो आरबीसी भी सामान्य बनती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन निर्माण से संबंधित काम है सारा। तो इससे सामान्य हीमोग्लोबिन और सामान्य आरबीसी। अब इस HbA में म्यूटेशन हुआ तो HbS बन गया, जरा सा इसमें म्यूटेशन हो गया। हालांकि म्यूटेशन के बाद भी ये अलील काम करता रहा, इसलिए ये हमारे लिए अब भी प्रभावी है। ये तो HbA तो काम कर रहा तो प्रभावी है, ये भी प्रभावी है, HbS भी। ठीक है, और ये जो है ये लेकिन काम जो कर रहा है वो असामान्य है। इससे जो सामान्य हीमोग्लोबिन बनता था, लेकिन इससे सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, असामान्य बन रहा है। अच्छा, क्या असामान्य हुआ ये चीज तो मैं जब रोग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अब ये अलील काम तो कर रहा है लेकिन ये हीमोग्लोबिन सही नहीं बना रहा। अब इस असामान्य हीमोग्लोबिन से जो आरबीसी बनी, आरबीसी में भी डिफेक्ट आया और आरबीसी सामान्य आरबीसी की बजाय हंसिया आकार की सिकल शेप्ड आरबीसी बन गई। इस तरह के अर्धचंद्राकार हंसिये के जैसी आरबीसी बन गई। ठीक है, तो अब यहाँ हम अभी सप्रभाविता पर ध्यान दे रहे हैं, रोग पर नहीं दे रहे। जब रोग पर देंगे तो पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी हम सप्रभाविता को फोकस कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से देखिए, दोनों अलील ने कार्य किया, भले उसने असामान्य कार्य किया, काम तो किया ना। और हमने देखा कि जब किसी व्यक्ति में दोनों अलील एक साथ आ जाते तो वो विषम युग्मी हो गया। अब देखिए, इसका जो विषम युग्मी व्यक्ति होगा उसमें क्या जीनोटाइप होगा? HbA HbS। तो हमने देखा कि ऐसे व्यक्ति में दोनों प्रकार की आरबीसी मिलती है। उस व्यक्ति के अंदर 50-60% सामान्य आरबीसी है, बाकी सिकल शेप्ड आरबीसी। जब दोनों अलील किसी व्यक्ति में है, जब व्यक्ति विषम युग्मी है, तो उसमें दोनों प्रकार की आरबीसी मिल रही है, अर्थात दोनों अलील काम कर रहे हैं। तो ये भी एक सप्रभाविता का उदाहरण हुआ। समझ में आई बात? और ये जो व्यक्ति है इसको वाहक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए, इसमें दोनों अलील, दोनों आरबीसी होने की वजह से इस पर रोग ज्यादा नहीं होगा, इसमें कोई रोग नहीं होगा, ये जीवित रह जाता है। लेकिन ये एक रोग युक्त अलील को लेके तो चल रहा है, इसलिए इसको वाहक बोलते हैं। ठीक है, इस रोग के बारे में ज्यादा विस्तृत विवरण आगे के इंटरेक्शन में आएगा।
फिलहाल मैं सिर्फ सप्रभाविता को फोकस कर रहा हूं। तो हमने देखा कि इस उदाहरण में भी दो अलील हैं, दोनों काम कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, कोई मिश्रण नहीं है, ये भी सप्रभाविता। तो सप्रभाविता का जितना पूरा मामला है आप इसको अच्छे से समझ लें कि सप्रभाविता जो है, दरअसल यहाँ पर दो जीन एक साथ काम करते हैं, यहाँ अप्रभावी कोई है ही नहीं, दोनों समान रूप से प्रभावी हैं, समान रूप से प्रदर्शित होते हैं और कोई मिश्रण भी नहीं होता। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ रेशो बदल जाता है, 3:1 की जगह 1:2:1 हो जाता है। तो आपको एक तो रेशो ध्यान रखना है, अपूर्ण प्रभाविता से सप्रभाविता भिन्न कैसे है वो ध्यान रखना है, और इसके उदाहरण ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये याद। बाकी क्वेश्चन में भी जहाँ सप्रभाविता आ रहा है तो अपने को रेशो वगैरह वैसे लेने। एक आध क्वेश्चन देखिए किस तरह से किया जाए। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको पढ़िए और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइपिक रेशियो क्या प्राप्त होगा यदि एक लक्षण सप्रभाविता व दूसरा लक्षण अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करता है। एक डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, दो लक्षण लिए हैं, अब उसमें एक लक्षण तो सप्रभाविता दर्शा रहा है और दूसरा लक्षण अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहा है, तो रेशियो क्या होगा। अगर आपने इससे पहले अपूर्ण प्रभाविता पढ़ा है और वहां मैंने एक क्वेश्चन कराया था मिराबिलीज का, अगर वो तरीका आपको ध्यान है तो ये तो बहुत आसान है। मिराबिलीज में हमने लिया था, उसमें हमने लक्षण भी बताए थे कि एक लक्षण तो सामान्य प्रभाविता दर्शा रहा है, दूसरा लक्षण अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहा है। तो मैंने आपको बताया था रेशियो निकालने के लिए क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। मेंडल ने कहा था एक डायहाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का गुणा है, ठीक है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो मेंडल को मिला था 3:1, तो उसने 3:1 का गुणा कर लिया, रेशियो आ गया 9331, मैथमेटिक्स से आ गया। फिर हम जब अपूर्ण प्रभाविता में आए और वो क्वेश्चन हमने किया तो हमने कहा था एक लक्षण तो सामान्य प्रभाविता दर्शा रहा तो इसका तो रेशियो 3:1, लेकिन दूसरा लक्षण क्योंकि अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहा तो उसका रेशियो अब 3:1 नहीं, अब 1:1 लेंगे। और फिर हमने गुणा किया 3:1 और 1:1 का, तो रेशियो आया 3:6:3:1:1। ठीक है, ये वो केस था जब डायहाइब्रिड क्रॉस में एक लक्षण सामान्य प्रभाविता दूसरा अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। अब हमारे इस क्वेश्चन में एक लक्षण सप्रभाविता दूसरा अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहा है, तो रेशियो क्या आएगा निकाल सकते हो। कैसे, देखिए जो सप्रभाविता दर्शा रहा उसका रेशियो क्या आया 1:1, जो अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहा उसका भी रेशियो क्या आया 1:1। बस अब गुणा कर लो, इसको गुणा करेंगे तो 1:1 2:4:2 और 1:1 ये रेशियो आया। अब ये रेशियो तो अपन ने देख रखा पहले भी, 1:1 2:4:2 1:1। ये रेशियो कहाँ था, मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी का रेशियो था। ठीक है, कौन सा रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इन अंतःक्रियाओं में जीनोटाइपिक रेशियो तो बदलते नहीं। अगर आपसे पूछा जाता कि डायहाइब्रिड क्रॉस में एक लक्षण सप्रभावी दूसरा लक्षण अपूर्ण प्रभावी, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो यही रहेगा। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, वो भी यही रहेगा, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस में 1:1 ही फिनोटाइपिक रेशियो और 1:1 ही जीनोटाइपिक रेशियो, तो आपको तो केवल इन दो का गुणा कर देना। अब ये एक डायहाइब्रिड क्रॉस है और फिनोटाइपिक रेशियो देखो ये आ रहा है और जीनोटाइपिक रेशियो भी यही आ रहा है 1:1 2:4:2 1:2। अगर अभी यहाँ कहते कि दोनों लक्षण सप्रभावी हैं तो क्या रेशियो आता, तब भी यही आता। दोनों अपूर्ण प्रभावी हैं तब भी यही आता। एक सप्रभावी एक अपूर्ण प्रभावी, सब में एक ही जैसा रेशियो आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको गुणा करके रेशियो बना लेना, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते। चलिए एक और क्वेश्चन, AIPMT का एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, विद ऑप्शन मैंने आपको दे रखा है, और जो अभी हमने कंसेप्ट बताया उसी पर आधारित है। ये थोड़ा इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है। ये AIPMT का 2012-13 में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अब देखिए, इसमें देखा किसी मेंडेलियन क्रॉस की F2 पीढ़ी 1:1 का समान फिनोटाइपिक व जीनोटाइपिक रेशियो प्रदर्शित करती है, तो यह क्रॉस होगा। ये कह रहा है कि भाई मेंडल के तरीके से किए गए एक क्रॉस, मेंडेलियन क्रॉस का मतलब है मेंडल के तरीके से किए गए क्रॉस के अंदर F2 पीढ़ी में 1:1 का ही फिनोटाइपिक रेशियो आया, 1:1 का ही जीनोटाइपिक रेशियो आया, तो ये क्रॉस क्या होना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, पूर्ण प्रभाविता युक्त मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अपूर्ण प्रभाविता युक्त मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सहप्रभाविता या डायहाइब्रिड क्रॉस, हमें आंसर देना है। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ आया स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन कह रहा है भाई F2 पीढ़ी में 1:1 का रेशियो आया, ठीक बात है। अब हम जानते हैं 1:1 का रेशियो कब कब आता है, 1:1 का रेशियो अपूर्ण प्रभाविता में और 1:1 का रेशियो सप्रभाविता दोनों में आता है। अब हमारी दुविधा ये है
कि यहाँ अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता दोनों ही ऑप्शन में दिया है, तो हम आंसर क्या करें। अब इस प्रश्न का आंसर सिर्फ इतना जानने से नहीं होगा कि 1:1 का रेशो आता है अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में, नहीं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में 1:1 का रेशो कब आता है। जी हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी, कब आता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में 1:1 का रेशो कोई हर बार नहीं आएगा। जब आप एक लक्षण लेंगे और जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तभी F2PD में 1:1 आएगा 3:1 की जगह, समझ गए। यानी कि एक लक्षण का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा तब आएगा। यदि मान लो आपने 2 लक्षण लिए और डाइहाइब्रिड क्रॉस करा, आपने 2 लक्षण लिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया और दोनों में मान लो अपूर्ण प्रभाविता है, दोनों में मान लो सप्रभाविता है, तो क्या रेशो आएगा? 1:1 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अभी इससे पहले का जो क्वेश्चन किया हमने कि 2 लक्षण लिए, दोनों में अपूर्ण प्रभाविता, दोनों में सप्रभाविता, कुछ भी कर लो, रेशो 3:1 नहीं, या सॉरी 1:1 नहीं, ये रेशो आएगा 1:1, 2:4, ठीक है। तो अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं और उसमें अगर अपूर्ण प्रभाविता सप्रभाविता रखते हैं तो 1:1 नहीं आता। हमारा प्रश्न कह रहा है कि रेशो तो 1:1 आया, रेशो 1:1 आया, इसका मतलब क्रॉस कौन सा हुआ? मोनोहाइब्रिड। और उसमें क्या रहा? या तो सप्रभाविता या फिर अपूर्ण प्रभाविता। अब पूर्ण प्रभाविता युक्त मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें तो रेशियो 3:1 आएगा पूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता युक्त मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें रेशियो क्या आएगा? इसके अंदर जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। इसका तो रेशियो 3:1 आएगा, समझ गए। अब बात आती है भाई सप्रभाविता, सप्रभाविता में भी आ सकता है, लेकिन सप्रभाविता लिखा है, ये नहीं लिखा है कि लक्षण कितने। यहां पर साफ लिखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है तो क्या रेशो आएगा। तो सप्रभाविता में तो रेशो कोई सा भी आ सकता है, 1:1 भी आ सकता है, 1:1, 2:4, 1:2, हमें क्या मालूम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी हो सकता है, डाइहाइब्रिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। केवल सप्रभाविता लिखने से ये कंफर्म नहीं हो रहा कि 1:1 ही आ जाएगा, दूसरे भी आ सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर फिर दिया गया सेकंड, समझ गए। और ये अच्छे से क्वेश्चन के साथ भी लिख लीजिएगा कि सेकंड क्यों किया। अपूर्ण प्रभाविता में भी निश्चित रूप से 1:1 आता है, लेकिन हमेशा 1:1 नहीं आता। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तब 1:1 आता है। तो यहां तो लिख रखा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस युक्त अपूर्ण प्रभाविता, तो इसका मतलब 1:1 ही आएगा। और यहां लिखा है सप्रभाविता, तो अब क्रॉस मोनोहाइब्रिड भी हो सकता, मानना पड़ सकता है डाइहाइब्रिड भी, तो फिर 1:1 हर बार नहीं मिलेगा। इसलिए इन दोनों विकल्पों में ज्यादा बेहतर आंसर कौन सा हुआ? सेकेंड। तो सेकेंड आंसर दिया गया, समझ में आ गई बात। हाँ, अगर सप्रभाविता वो पूरा लिखते हैं कि सप्रभाविता युक्त मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो फिर तो वो भी आंसर हो जाता। और यही इस चीज में अपने को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम का। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अपूर्ण प्रभाविता सप्रभाविता में 1:1 का रेशो कब आता है। ये केवल तब आता है जब क्रॉस मोनोहाइब्रिड होता है और एक लक्षण लेकर अध्ययन किया गया हो। अगर 2 लक्षणों के साथ डाइहाइब्रिड क्रॉस किया गया तो फिर 1:1 नहीं आएगा, फिर तो रेशो और बड़ा आएगा 1:1, 2:4, 1:2। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद एक और अलीलिक अंतःक्रिया कोडोमिनेंस। दोनों में रेशो एक जैसे ही आया 1:1, और दोनों ही प्रभाविता के सिद्धांत का अपवाद रहे। जहां प्रभाविता, जो बात मेंडल ने प्रभाविता में कही, उससे यहाँ कुछ अलग होता हुआ नजर आया। तो पोस्ट मेंडेलियन टाइम के जीन इंटरेक्शन का, अलीलिक जीन इंटरेक्शन के ये 2 इंटरेक्शन थे। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अगला इंटरेक्शन लेते हैं। और अगला इंटरेक्शन जो है वो है मल्टीपल अलील बहुयुग्म विकल्पता। मल्टीपल अलील बहुयुग्म विकल्पता, कई बार इसको इंटरेक्शन नहीं भी माना जाता है, और प्रकृति में जीवों में मिलने वाली एक अत्यंत सामान्य प्रक्रिया है। ये बहुत कॉमनली मिलता है, काफी सामान्य, कोई विरल कार्य नहीं है। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस से भी ज्यादा कॉमन कह सकते हो। मल्टीपल अलील का अर्थ क्या है पहले जरा समझें। बहुयुग्म विकल्पता, युग्म विकल्पी कहते हैं अलील को। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब हम शुरुआत करते हैं, उत्पत्ति होती है जीव की, तो हर लक्षण का एक ही स्वरूप था, एक ही अलील था। फिर बाद के अलील म्यूटेशन से बने, और एक जो ओरिजिनल अलील शुरू से है, वो प्रभावी है, वो क्रियाशील है, वो शुरू से है। फिर उसमें म्यूटेशन हुआ, तो हम कहते हैं साहब म्यूटेशन से आमतौर पर एक अप्रभावी अलील और क्रियाशील अलील बना, तो 2 अलील हो गए। तो 1 से 2 कैसे हुए? म्यूटेशन से हुए। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक जीन ए है जो पौधे में लाल रंग के पुष्प बनाता है, बाद में इसमें म्यूटेशन हुआ तो हमने इसको स्मॉल ए लिखा,
कारण कि अब ये लाल की बजाय सफेद रंग बनाने लग गया। तो पहले तो एक ही अलील था ए और लाल रंग आता था, बाद में इसमें म्यूटेशन से स्मॉल ए बना। ठीक है, अब ये लाल रंग नहीं बना पा रहा तो रंगहीन अवस्था आ गई सफेद, तो अब 2 अलील हो गए। तो जब 1 से 2 अलील हो सकते हैं म्यूटेशन के द्वारा, तो ऐसा तो कोई नियम नहीं कि अब इसमें दोबारा कभी म्यूटेशन नहीं होगा। म्यूटेशन एक रैंडम प्रक्रिया है, कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो इसमें बाद में भी म्यूटेशन हो सकते हैं। मान लो इसमें बाद में एक और म्यूटेशन हुआ, ठीक है, और अब जो अलील बना वो लाल तो नहीं लेकिन पीला रंग बना रहा है। तो देखिए पहले म्यूटेशन से जो अलील बना था वो काम ही नहीं कर रहा है, तो वो रंगहीन हुआ। इसमें फिर म्यूटेशन हुआ तो अब जो नया अलील बना वो कार्य कर रहा है, लेकिन काम बदल गया, लाल की बजाय पीला बनाने लग गया। तो अब ये एक नया अलील बन गया। ठीक है, इस तरह से म्यूटेशन से और भी अलील बन सकते हैं, इसमें और भी म्यूटेशन होगा और बन जाएंगे कुछ। ठीक है, तो म्यूटेशन को रोका नहीं जा सकता और इसलिए संख्या बढ़ती जाती है। और प्रकृति में जहां लाखों करोड़ों सालों से जीवन चल रहा है और इतने समय से ये जातियां पृथ्वी पर हैं, तो म्यूटेशन भी हुए होंगे कई बार, और म्यूटेशन से फिर इनमें नए नए अलील भी बने होंगे। तो मल्टीपल अलील की जो परिभाषा वो यही है कि किसी लक्षण के जीन के 2 से अधिक अलील का होना। हम ये मान के चलते हैं कि 2 अलील तक की स्थिति, जैसे 1 से 2 हो गए, वहां तक तो सामान्य स्थिति मानते हैं। अब 2 से ज्यादा जब अलील हुए तो फिर हमने मल्टीपल अलील, बहुयुग्म विकल्पी कहा। ठीक है, ओरिजिनली 1 अलील था, म्यूटेशन से 2 हो गए, लेकिन और आगे के म्यूटेशन से फिर 2 से भी ज्यादा, 3, 4, 5 जितने भी हुए, तो ये सारी अवस्था मल्टीपल अलील कहलाती। तो मल्टीपल अलील का मतलब लक्षण में 2 से ज्यादा अलील का होना। 2 तक को तो हम मल्टीपल नहीं कहते, 2 से ज्यादा वालों को। अच्छा, ऐसे जो लक्षण होंगे जिसमें 2 से ज्यादा अलील होंगे, उनकी खास बात क्या होगी? देखिए, लक्षण का हर अलील लक्षण का एक नया स्वरूप बनाता है। ये जैसे ओरिजिनल अलील लाल रंग बना रहा था, फिर एक नया अलील बना सफेद, फिर एक नया अलील बना पीला, तो हर बार एक नया कलर भी तो बन रहा है। तो जब भी नया अलील बनता है म्यूटेशन से, हमें पता भी चलता है, कारण के लक्षण में भी एक नया स्वरूप आएगा। स्वरूप को हमने ट्रेट कहा था, समझ में आई बात? तो अगर जिस लक्षण में मल्टीपल अलील होगा उसको कैसे पहचानोगे? तो ऐसे जो लक्षण होंगे उनके 2 से अधिक स्वरूप होंगे, सिंपल सी बात। आमतौर पर लक्षण के हम 2 ट्रेट मानते हैं, एक प्रभावी एक अप्रभावी। लेकिन अगर म्यूटेशन और होते गए और नए अलील बनते रहे तो लक्षण के भी कई स्वरूप बनेंगे। तो जो लक्षण मल्टीपल अलीलिज्म दर्शाते हैं उन लक्षणों के अंदर कई स्वरूप पाए जाएंगे, 2 से ज्यादा स्वरूप मिलेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल अलील मतलब 2 से ज्यादा अलील होना लक्षण में। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि लक्षण के 2 ही अलील होंगे, एक प्रभावी का प्रभावी जी नहीं, वो म्यूटेशन से बनते हैं, ज्यादा भी हो सकते। और ये सभी अलील किससे बने? तो म्यूटेशन से उत्पन्न हुए, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, म्यूटेशन जब होता है तो जीन जहां है वहीं पड़े पड़े म्यूटेट हो जाता है। जैसे गुणसूत्र मान लीजिए ये है और यहाँ पर जीन ए है, ये अब इसमें म्यूटेशन हुआ तो यहीं पर ये स्मॉल ए में बदल गया या ये ए डैश में बदल गया, तो जगह थोड़ी बदली। गुणसूत्र पर जो उसकी लोकेशन, जो उसका लोकस, जो उसका स्थान है वो वही रहेगा और वो वहीं का वहीं चेंज हो जाता है म्यूटेशन से। म्यूटेशन कभी जीन की जगह नहीं बदलता और इसीलिए इनको अलील कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोकस तो समान ही है और जिनका लोकस समान होता है वही तो अलील होते हैं, इसीलिए तो मल्टीपल अलील बोल रहे हैं। ठीक है, ये म्यूटेशन से उत्पन्न होते हैं और ये सभी अलील समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर पाए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था गुणसूत्र भी समजात जोड़े में होगा, तो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, ऐसे हो। अब इसी में म्यूटेशन होकर स्मॉल ए भी बन जाए तो जगह तो यही रहेगी ना, इसलिए ध्यान रखिएगा ये जितने भी म्यूटेशन से नए नए अलील बनते हैं इनका लोकस नहीं बदलता, जगह वही रहेगी समजात गुणसूत्र पर समान लोकस, इसलिए अलील कहे जाते हैं। अब एक और बात देखिए, जब ये समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर होंगे, हमने देख लिया कि हमारे लक्षण के तो 3 स्वरूप हैं, लेकिन अगर मैं एक जीव की बात करूं, एक डिप्लॉइड जीव में एक लक्षण के कितने अलील रखे जा सकते, मैंने अलील के वक्त भी पढ़ाया था। अब एक डिप्लॉइड जीव है तो उसमें तो जोड़ा होगा गुणसूत्र का, गुणसूत्र का जोड़ा होगा तो उसमें कितने लोकस होंगे? 2 ही तो लोकस होंगे, एक इस पर एक इस पर। तो जब उसके पास 2 ही लोकस है तो वो लक्षण के अधिकतम कितने अलील रख पाएगा? 2। मैंने कहा था हैप्लॉइड में 1 अलील रह पाता, डिप्लॉइड में 2 हो जाते। अब मान लो हमारे लक्षण के तो 3-4 अलील दिख रहे हैं, क्या ये सारे अलील एक ही डिप्लॉइड जीव में रख पाओगे? बिल्कुल नहीं। एक के अंदर तो 2 ही लोकस होते हैं, 2 ही अलील रखे जा सकते हैं, तो इनमें से कोई 2 रख लेंगे।
तो जब एक डिप्लॉइड जीव में लक्षण के 2 ही एलील रखना संभव है, तो फिर बाकी के एलील, मल्टीपल एलील तो 2 से ज्यादा एलील है, तो बाकी के एलील कहाँ जाएंगे? तो अब ये ध्यान रखना कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक लक्षण के सारे एलील हर जीव में हो। एक जीव में तो 2 ही हो सकते हैं, तो बाकी कहाँ जाएंगे? मान लो जैसे इसमें रेड का आ गया है, व्हाइट का भी आ गया, अब येलो वाला थोड़ी आएगा, 2 ही आ सकते हैं। येलो वाला किसी दूसरे जीव में होगा, दूसरे पौधे में होगा। हर एक ही पौधे में सारे एलील नहीं हो सकते, 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि जीव डिप्लॉइड है और इनको हमें समान लोकस पर ही रखना है। तो लोकस जब समान रखना होता है तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा कि एक डिप्लॉइड जीव में किसी लक्षण के अधिकतम 2 ही एलील रखे जा सकते हैं, अतः अन्य सभी एलील पॉपुलेशन के दूसरे सदस्यों में पाए जाएंगे। और इसीलिए कथन आता है कि मल्टीपल एलील के अध्ययन हेतु पॉपुलेशन का अध्ययन अनिवार्य होता है। समझाइए, तो समझ आना चाहिए कि हमें मल्टीपल एलील मतलब कितने और एलील हैं, सारे एलील अगर लक्षण के पता करने हैं तो हमें पॉपुलेशन का अध्ययन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एक जीव में तो 2 ही मिलेंगे, और कितने एलील हैं जानने के लिए पॉपुलेशन के दूसरे सदस्यों को भी अध्ययन करना पड़ेगा। पॉपुलेशन एक जाति के जीवों का समूह है, ठीक है। अतः मल्टीपल एलील के अध्ययन हेतु पॉपुलेशन का अध्ययन अनिवार्य होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप एक सिंगल जीव को अध्ययन करके तो मल्टीपल एलील नहीं बता सकते। कोई आपसे पूछे कि एक जीव का अध्ययन करके क्या किसी लक्षण के सारे एलील बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 बता पाएंगे, ठीक है। बाकी तो फिर आपको अध्ययन कैसे, सारा पॉपुलेशन का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये पॉपुलेशन का अध्ययन मस्ट है। तब आप जब अलग अलग जीव अध्ययन करोगे तो किसी में एक और एलील मिला, किसी में 2 मिले, किसी में 1 मिला, इस तरह से आपको सारे एलील का पता चलेगा। तो पॉपुलेशन का अध्ययन मस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक जीव में सब नहीं रख सकते, 2 ही रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही लोकस पर होते हैं और लोकस 2 ही होते हैं। समझ गए? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब लेकिन जब हम पॉपुलेशन पर बात तो कर रहे हैं कि पॉपुलेशन, लेकिन पॉपुलेशन को छोटा समूह है क्या? किसी जीव, किसी जाति की पॉपुलेशन देखिए लाखों करोड़ों जीव हो सकते हैं, मानव जनसंख्या, पेड़ पौधों की, किसी की भी ले लीजिए। तो एक एक पॉपुलेशन में हजारों लाखों करोड़ों जीव हो सकते हैं, और ये बरसों बरस, लाखों सालों से, हजारों सालों से पृथ्वी पर चले आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उस पॉपुलेशन में जीव पैदा हो रहे हैं, तो म्यूटेशन भी हुए होंगे, नए एलील भी बने, ठीक है। और अगर आप एक एक जीव को अध्ययन करने लगे पॉपुलेशन में, तो इतने हजारों सालों से पॉपुलेशन चली आ रही है और इतने हजारों लाखों जीव हैं कि आपको ऐसे तो म्यूटेशन कई जगह हुआ मिलेगा, तो ऐसे तो एलील बहुत सारे मिल जाएंगे। और आपको एक एक लक्षण के आप देखोगे कई सारे एलील है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। म्यूटेशन रैंडम है, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। तो ऐसे तो हमें फिर हर लक्षण के ढेरों एलील मिल जाएंगे। तो फिर हमने यहाँ पर एक वैज्ञानिक क्राइटेरिया लिया कि भाई ऐसे तो हम अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे क्या हो रहा है। क्योंकि ध्यान रखना, मल्टीपल एलील कहीं न कहीं इवोल्यूशन के अध्ययन में काम आएगा। ये धीरे धीरे आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर एक नियम बनाया गया कि भाई अगर हम पॉपुलेशन का जब अध्ययन करते हैं तो हमें तो एक लक्षण के ऐसे तो कई सारे एलील मिल जाएंगे, लेकिन हम सारे एलील को नहीं गिनेंगे। हम केवल पॉपुलेशन के उन्हीं एलील को मानेंगे या गिनेंगे जो पॉपुलेशन में स्टेबल हो, स्थायी हो। एकदम नए बने हुए एलील या अस्थायी एलील भले वो नए हैं, लेकिन अभी गिनते नहीं हम, जब तक कि वो स्टेबल ना हो। क्योंकि जो स्टेबल एलील होता है वही इवोल्यूशन में भाग लेता है, ठीक है। और जो स्टेबल एलील होता है उसी का प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन होगा, वो आगे से आगे जाएगा और तब फिर वो इवोल्यूशन में भाग लेगा। जो अस्थायी एलील है उनको गिनने का कोई फायदा नहीं। इसलिए जब मल्टीपल एलील पॉपुलेशन पर ही अध्ययन होना है, पॉपुलेशन पे जाके हमें सारे एलील का पता चलना है, तो फिर हमें यह भी ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन में कौन सा एलील तो माने और कौन से को नहीं गिने। तो ध्यान रखने वाली बात है कि मल्टीपल एलील के अध्ययन में केवल वे ही एलील गिने जाते हैं जो पॉपुलेशन में स्टेबल होते हैं। पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी, स्थायित्व उनकी मात्रा से आएगा। जैसे एक उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए मटर के हजारों पौधे लग रहे हैं, मटर की एक पॉपुलेशन है कहीं पर, ठीक है। और हमें कहा गया कि आप पता करो जरा इसमें इसके पुष्प रंग के कितने एलील हैं। तो हम एक एक पौधे को चेक कर रहे हैं। हमें बहुत सारे पौधे तो बैंगनी कलर के मिले, तो हमने गिन लिया भाई बैंगनी रंग का एक एलील तो है, एक एलील है जो बैंगनी रंग बना रहा है। फिर बीच बीच में कभी कभी हमें सफेद रंग के पुष्प भी मिल रहे हैं कुछ कुछ पौधों में, तो इसका मतलब एक और एलील है जो सफेद रंग बना रहा है, क्योंकि हर एलील से लक्षण का नया स्वरूप बनेगा। तो हमें 2 एलील तो मिल गए, और देखते गए ज्यादातर ये 2 ही एलील मिल रहे हैं। अचानक से हमें उस पूरी हजारों के पौधों की पॉपुलेशन में 2-3 पौधे ऐसे मिले जिनमें पुष्प पीले कलर का था। एक उदाहरण है।
अब पीले रंग का पुष्प बना, ना बैंगनी ना सफेद, अब पीला रंग दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं म्यूटेशन हुआ है, एक नया अलील बना है जो बैंगनी और सफेद की बजाय एक तीसरा रंग बना रहा पीला। तो हम भी मान रहे हैं कि नया अलील बना, लेकिन अभी हम उसको नया अलील गिनते नहीं है या कंसिडर नहीं करते। उसके पीछे वजह है उसका अस्थायित्व। कैसे? मान लीजिए आप तो कहीं नहीं साहब नया अलील बना, गिनो आप तो, और आपके कहने पर हमने गिन भी लिया, चलो 3 अलील हो गए, एक पीले का भी अलील मान लिया, हम तो गिन के चले गए, ठीक है, और हमारे पीछे से उस गार्डन में गाय घुस गई, वो 2-3 पौधे जो पीले पुष्प थे बाई चांस उसी को खा गई, कुछ भी हुआ, वो पौधे नष्ट हो गए, किसी ने उखाड़ दिया, कोई खा गया, फेंक दिए, मर गए, रोग लग गया। हम अगले दिन आ रहे हैं, देख रहे हैं हमारा वो नया अलील ही गायब। इसीलिए तो गिन नहीं रहे थे, हम भी मान रहे थे वो नया अलील बना, लेकिन वो केवल 2-3 कुछ पौधों में था और वो इतना कम था कि वो अस्थायी है, और वो वहां पर कुछ जीवों के मरने से ही वो अलील ही पॉपुलेशन से खत्म हो गया। तो ऐसा कोई अलील जो कुछ जीवों की मृत्यु हो जाने पर ही समाप्त हो जाए, उसको गिन के कुछ नहीं करना। तो हम उसको गिनते नहीं है, हम इंतजार करते थोड़ा इसको बढ़ दे दो, एक न्यूनतम इतनी मात्रा में आ जाए कि फिर कुछ जीव अगर मर भी जाएं तो अलील पॉपुलेशन से समाप्त ना हो, उस दिन हम उसको कहेंगे कि स्थायी अलील है, और तब हम काउंट करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें सब आगे फिर से काम आएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने इसमें क्राइटेरिया बना दिया कि पॉपुलेशन में केवल वही अलील स्थायी माने जाएंगे जो कम से कम 0.01 की आवृत्ति दर्शाए। आवृत्ति का मतलब मात्रा से है कि पॉपुलेशन में कम से कम 0.01 की मात्रा, 0.01 का मतलब होता है 1%, यानी कि जो अलील 1% हो या पॉपुलेशन में जितने जीव उनमें से 1% पॉपुलेशन में मिले तो हम मानते हैं कि स्थायी है। 0.01 की आवृत्ति तो कम से कम हो, इससे भी कम आवृत्ति है तो वो अस्थायी है, वो कभी भी खत्म हो सकता है, उसको नहीं गिना जाता। तो देखिए मल्टीपल अलील का अध्ययन पॉपुलेशन पर होगा ये तय है, क्योंकि वहां एक जीव में सारे नहीं मिल पाते। जब पॉपुलेशन पर अध्ययन करते हैं तो यूं हमें कई सारे अलील मिल जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं को गिनते हैं जो स्थायी होते हैं, और स्थायी वो होते हैं जो कम से कम 0.01 की आवृत्ति दर्शाए, कम से कम 1% पॉपुलेशन में पाया जाए। और इसीलिए इस क्राइटेरिया को ध्यान रखना, ये हमारा आगे फिर काम आएगा कि पॉपुलेशन में म्यूटेशन से बने किसी भी अलील को नया अलील तब माना जाता है जब उसकी आवृत्ति 0.01 या इससे अधिक हो, अर्थात वह 1% पॉपुलेशन में तो कम से कम पाया जाए। तो उसकी आवृत्ति 0.01 या उससे ज्यादा हो तभी हम उसको नया अलील मानेंगे, ठीक है। अगर कम है तो वेट करेंगे, थोड़ा आवृत्ति बढ़ जाएगी तो हम मान लेंगे ये स्टेबल होगी, अब गिन लेंगे उसको, समझिए, ठीक है। अब मल्टीपल अलील में कुछ बातें और, ये तो हो गए मल्टीपल अलील के अध्ययन से संबंधित पॉपुलेशन का क्या रोल है। अब देखिए जब मल्टीपल अलील है, जैसे वापस हम अपने उस उदाहरण पर चलते हैं, ये देखिए, तो ये ओरिजिनल अलील था, ये प्रभावी अलील है। जब ये कार्य नहीं कर पाया तो ये एक अप्रभावी अलील बना, फिर अब इसने एक और म्यूटेशन से A- बनाया और ये भी काम कर रहा है। अब आप देखिए A और A', ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, इन दोनों को साथ रख लें तो हो सकता है लाल और सफेद दोनों कलर आ जाए, और जब ये दोनों ही प्रभावी हैं साथ रखोगे तो क्या दर्शाएंगे? सहप्रभाविता। मल्टीपल अलील में सहप्रभाविता बहुत कॉमन है। देखिए जब तक 2 अलील हैं तो एक प्रभावी और एक अप्रभावी, अब 2 के बाद जब तीसरा चौथा जो भी होगा उसको भी कुछ तो कहेंगे, प्रभावी भी कहेंगे, अप्रभावी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए मल्टीपल अलील के अंदर क्योंकि अलील की संख्या 2 से ज्यादा है, इसलिए वहां पर एक से अधिक प्रभावी अलील या अप्रभावी अलील मिल सकते हैं, और इसलिए यहाँ सहप्रभाविता बहुत कॉमन है, ठीक है। 2 से अधिक अलील होने के कारण कई बार एक से अधिक प्रभावी अलील पाए जाते हैं, एवं ऐसे में मल्टीपल अलील में सहप्रभाविता काफी सामान्य रूप से पाई जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, एक और चीज देखें, जब अलील की संख्या बढ़ती है तो जीनोटाइप भी बढ़ता है। वो कैसे? जैसे देखिए अगर मैं ये एक ही अलील था और मैं इस एक अलील के आधार पर जीनोटाइप बनाऊंगा तो क्या बनेगा? एक ही जीनोटाइप। भाई जीव में डिप्लॉयड है तो 2 अलील, और अगर एक ही टाइप का अलील है तो क्या रखोगे आप? दोनों एक जैसे रख लो बस। अगर एक अलील होता है तो कितने संभव जीनोटाइप? 1 बना। अगर मान लो 2 अलील हो गए तो और क्या क्या बनेंगे? ये तो बन गया, अब एक जीनोटाइप ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, कितने बन गए? 3 बन गए। 2 अलील होने पर कितने संभव जीनोटाइप बनते हैं? 3। फिर मान लो एक तीसरा अलील और आ गया तो और कुछ नए जीनोटाइप बनेंगे। कुछ और नए जीनोटाइप अगर बने, मान लो A' आ गया, तब और क्या बन सकता है? A', फिर A' स्मॉल a,
और ए डैश कैपिटल ए, 3 और बन गए। मतलब ये 3 अलील होने पर कुल कितने जीनोटाइप हो गए? 6। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे नए नए अलील बनेंगे हमारे पास भी चॉइस बढ़ती जाएगी और हम कई प्रकार के जीनोटाइप बना पाएंगे, तो संभव जीनोटाइप की संख्या बढ़ती जाएगी और ये गणितीय रूप से बढ़ रही है। 1 अलील होने पर 1 जीनोटाइप, 2 अलील होने पर 3 जीनोटाइप, 3 अलील होने पर 6 जीनोटाइप। इसको अगर हम थोड़ा तरीके से सोचें तो हम इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मल्टीपल अलील में कुल संभव जीनोटाइप, मल्टीपल अलील की संख्या 2 से अधिक होने के कारण मल्टीपल अलील में जीनोटाइप भी कई प्रकार के बनेंगे और जीनोटाइप कई प्रकार के बनेंगे। इसको एक फॉर्मूले में ले सकते हैं, कुल संभव जीनोटाइप की संख्या n+1/2 से निकाल दो, जहां n होगा अलील की संख्या। बस हमें यह पता होना चाहिए कि लक्षण में कुल अलील कितने हैं। लक्षण में अगर हमें अलील की संख्या मालूम है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अलील 2 ही गिन के देखो, किसी लक्षण में 2 अलील है तो n का मान कितना हो गया? 2। n का मान 2 रखेंगे तो कितना हो रहा है? 2 और 1 3 × 2 6, 6/2 कितना हो गया? 3। जब 2 अलील होते हैं तो कितने जीनोटाइप बने थे? 3। 3 अलील हो, n की = 3 रख लो। 3 रख के देखो कितना आ रहा है? 3 + 4, 4 × 3 12, 12/2 कितना हो गया? 6। 3 अलील होने पर 6 जीनोटाइप बनेंगे। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि यदि किसी लक्षण के 4 अलील हैं तो कितने संभव जीनोटाइप बनेंगे, किसी लक्षण के अगर 10 अलील है तो कितने जीनोटाइप बनेंगे। तो आपको n का मान रखना है। ठीक है, तो मल्टीपल अलील के मैंने ये कुछ आपको बेसिक क्राइटेरिया बताया कि जब भी म्यूटेशन की वजह से किसी लक्षण में 2 से ज्यादा अलील बन जाते हैं तो यह अवस्था मल्टीपल अलील कहलाती है। म्यूटेशन की वजह से बनते हैं, ठीक है, लेकिन इनका लोकस नहीं बदलता, इसलिए एक डिप्लॉइड जीन में 2 ही रख पाते हैं और इसीलिए हमें सारे अलील का पता तब चलता है जब हम पूरी पॉपुलेशन अध्ययन करते हैं। पॉपुलेशन में हम उन्हीं अलील को मानते हैं जो जिनकी स्टेबिलिटी अच्छी है, जो कुछ जीवों के मरने से भी समाप्त नहीं हो, और इसीलिए 0.01 आवृत्ति वाले अलील को ही नया अलील पॉपुलेशन में माना जाता है। अलील की संख्या 2 से ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर आगे नए अलील भी, प्रभावी अलील भी 1 से ज्यादा और सप्रभाविता मिलती है। साथ में यहाँ पर कई प्रकार के जीनोटाइप बनते जाते हैं और जीनोटाइप की संख्या भी बढ़ेगी जो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये तो एक मल्टीपल अलील की मैंने बेसिक क्राइटेरिया बताया। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। मल्टीपल अलील के कुछ अच्छे से अध्ययन किए हुए कुछ उदाहरण हैं और उसमें से फिर एक उदाहरण को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम उदाहरणों की बात करें तो मल्टीपल अलील के कुछ सामान्य उदाहरण मैंने लिख रखे हैं। जैसे मानव में एबीओ रक्त समूह, मानव में एबीओ रक्त समूह का जो ये लक्षण है ये मल्टीपल अलील है, इसके 3 अलील पाए जाते हैं। ठीक है, रक्त समूह जो हमारा है वो 3 अलील से नियंत्रित होता है। इसको और डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से खरगोश में त्वचा या बालों का रंग, खरगोश के बालों का रंग, आप देखिए खरगोश अलग अलग रंगों के होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं और भी कलर है। तो खरगोश में बालों और त्वचा के रंग के 4 अलील मिले हैं इस लक्षण, ये अध्ययन हो चुके हैं। बाकी तो उदाहरण मल्टीपल अलील के तो खूब है, ये वो हैं जो पूछे भी गए हैं, जो खूब कॉमनली आते रहते हैं, वो मैंने लिख लिया। इसी तरह से ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, ड्रोसोफिला में आंखों के रंग से संबंधित 15 अलील देखे गए हैं। पौधों का भी उदाहरण लेते हैं, पौधों में जैसे तंबाकू के पौधे में स्वबंधिता के अलील, इसके लक्षण के 4 से 6 अलील मिले। तो आपको किस लक्षण में कितने अलील है वो याद रखना है। स्वबंधिता क्या है ये थोड़ा सा और भी समझ सकते हैं अगर आप पौधे जानते हो। तो पौधे में पुष्प जो है ज्यादातर पौधे में द्विलिंगी है, उसमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों होते हैं। ठीक है, और जब पुंकेसर का परागकण स्त्री केसर पे गिर जाता है, निषेचन हो जाता है, तो हम इसको स्वपरागण कहते हैं कि जब उसी पुष्प का परागकण उसी की वर्तिकाग्र पर गिर गया, दूसरे पुष्प में जाता है तो पर परागण। अब आनुवांशिक रूप से हमने क्या कहा था, पर परागण ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो आउट ब्रीडिंग है, स्वपरागण तो इन ब्रीडिंग है, और इसीलिए पौधों में भी धीरे धीरे पर परागण ज्यादा होता है, स्वपरागित पौधे बहुत कम बचे। ये मेंडल में हमने पढ़ा भी था। तो कई बार जो पौधे द्विलिंगी पुष्प रखते हैं, अब देखो द्विलिंगी पुष्प होने में स्वपरागण की संभावना हमेशा रहेगी कि उसी में देखिए पास में पुंकेसर है, पास में स्त्री केसर है, तो परागकण गिर ही सकता है। तो जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें स्वपरागण की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो पौधा क्या करता है कि द्विलिंगी पुष्प होने पर पौधा कुछ ऐसे इंतजाम, कुछ ऐसे अनुकूलन करता है जिससे कि उसमें स्वपरागण न हो पाए, और उसी का एक उदाहरण है स्वबंधिता। स्व का मतलब खुद का, बंधी मतलब स्टेराइल। इस विधि में क्या होता है कि पौधे का खुद का परागकण जब उसी की वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वो बंद रहता है, वो स्टेराइल है, वो अंकुरित नहीं होता।
वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इससे अगर परागकण गिर भी जाएंगे तो स्वपरागण नहीं होगा, इनब्रीडिंग नहीं होगी। तो किसी द्विलिंगी पुष्प में इनब्रीडिंग रोकने के लिए एक अनुकूलन है ये, ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा पादप प्रजनन पढ़ेंगे वहां आएगा, ठीक है। क्योंकि इस लक्षण में भी हमें अलील कई सारे मिले हैं, 4 से 6, इसलिए ये मल्टीपल अलील का भी उदाहरण है, ठीक है। स्वबंधिता का मतलब ये है कि खुद का परागकण खुद के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होता, ठीक है। बाकी ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, खरगोश की त्वचा का रंग, इन सब में हमें नंबर ऑफ अलील 2 से ज्यादा मिले हैं। मानव में रक्त समूह का ये एक सबसे सरलतम उदाहरण है मल्टीपल अलील का, जिसमें 2 के बजाय 3 अलील है, ठीक है। तो ये तो खैर एग्जाम्पल रहे, इनमें से हम एक एग्जाम्पल मानव का जो रक्त समूह वाला एबीओ ब्लड ग्रुप वाला पार्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से अलील हैं और कैसे रक्त समूह बनते हैं।